वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्रूसेड से, जिसमें हमने देखा था कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के आपस में कन्फ्लिक्ट कैसे हुए और उसका नाम रख दिया गया क्रूसेड्स। क्या नाम रख दिया गया? क्रूसेड्स। अब जो सिचुएशन थी, जो जेरूसलेम एरिया यानी जो बेसिकली पैलेस्टीन के अंदर एक जगह है जेरूसलेम, वहाँ पर जो क्रिश्चियंस रह रहे थे वो हालात ख़राब होने लगे। कब भाई? 11वीं सदी में। 11वीं सदी में आपको पता है 1071 एडी में लड़ाई हुई थी, तुर्क्स उसमें जीत गए थे, यानी मुस्लिम तुर्क्स उसमें जीत गए थे। और जो लोग क्रिश्चियंस जो काफ़ी साल से वहाँ पर रह रहे थे, उनकी सिचुएशन अब हो गई थी वर्स, क्योंकि जितने भी मुस्लिम जो अटैकर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने होली जो मुसोलियम्स थे जीसस क्रिस्ट के, वो तोड़ दिया और क्रिश्चियंस को वहाँ पर मारना स्टार्ट कर दिया। यही होता है लड़ाई में, ऑब्वियस सी बात है। और रिमेनिंग जो क्रिश्चियंस थे जो रह भी रहे थे जेरूसलेम में, उनको जो है एक टाइप से स्लेव बना दिया गया या कैप्चर करके जेल में डाल दिया गया। वो अपने त्यौहार नहीं मना सकते थे, उनके ऊपर टैक्स लगा दिए गए वेरियस टाइप्स के, उनके घरों पर जो है प्रोटेस्ट के टाइम पे कीचड़ वगैरह फेंका जाता, और उनके साथ टॉर्चर तो डेफिनेटली होता ही था। ठीक है। एक समय आता जब उनका मर्डर तक कर दिया जाता और उनकी प्रॉपर्टी तक छीन ली जाती थी। उनको या तो फोर्सिबली कन्वर्ट कर दिया जाता इस्लाम में। ठीक है। इंफॉर्मेशन जो हमें बताती है पैलेस्टाइन में कि क्रिश्चियंस की उस टाइम पे हालात क्या थे, ठीक है, वो बहुत ही ख़राब हालात थे। और ये मैसेज पहुंचता है यूरोप में। यूरोप में जो वेरियस एम्पायर्स थे, ये मैसेज कहाँ पहुंचाता है भाई? यूरोप के अंदर राजाओं के पास, कि भाई जो उनका होली प्लेस है पैलेस्टाइन, वहाँ पर ये हालात क्रिश्चियंस के हो गए जो इतने साल से रहते थे। ठीक है। तो जो क्रिश्चियन थे बाकी दुनिया के, वो इसके लिए चुप नहीं बैठ सकते थे। तो यहाँ पर एक आइडिया आया कि उस जमीन को जो है आज़ाद करवाना है। उस जमीन को क्या करना है? आज़ाद करवाना है। राजाओं के लोग जो मंत्री थे या राजा थे, उनके दिमाग में ये आइडिया उस टाइम पे यूरोप में आया। और वहाँ तक लोगों के लिए एक रास्ता भी खोलना है, क्योंकि रास्ता कैप्चर कर लिया गया तुर्क के द्वारा। तो रास्ता खोलने के लिए उसको जीतना पड़ेगा। ठीक है। इसकी वजह से क्या स्टार्ट हुए भाई? क्रूसेड्स। क्या स्टार्ट हुए भाई? क्रूसेड। ये थी एक बैटल ओनली, इसके बाद स्टार्ट होते हैं क्रूसेड्स। क्या थे क्रूसेड्स? ठीक है, ये देखते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया कि कन्फ्लिक्ट जो चल रहा था क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का, उसको बोला जाता है क्रूसेड। तो एग्जाम में तो सीधा आ जाएगा कि क्रूसेड क्या होते हैं। तो कन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम इज कॉल्ड एट इन द 11th सेंचुरी और लेटर, इसको बोलते हैं क्रूसेड। कन्फ्लिक्ट जो है लास्ट डिकेड ऑफ 11th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, यानी 1190 के बाद ही ये स्टार्ट हुआ। ठीक है। और ये खत्म हुआ 13th सेंचुरी में। कब खत्म हुआ भाई? 13th सेंचुरी में, यानी लगभग 200 साल हम लमसम बोल सकते हैं। ठीक है। बाय द क्रिश्चियंस ऑफ यूरोप टू लिबरेट। क्या रीजन था इस क्रूसेड का? वो रीजन था पैलेस्टाइन। क्या था भाई? पैलेस्टाइन। कि भाई इसको जो है मुस्लिम तुर्क से आज़ाद करवाना है। किनको? क्रिश्चियंस को। ये टारगेट था यूरोपियन क्रिश्चियंस का। ठीक है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कन्फ्लिक्ट जो है दो फेथ के बीच में था। दो फेथ कौन से भाई? क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में बेसिकली एक लड़ाई थी उस समय। हिस्टोरिकली जो है ये लड़ाई देखा जाता है ग्रीक्स वर्सेस पर्सियंस। पर्सियंस हो गए भाई अरेबिया और पर्सिया की साइड के लोग, और ग्रीक्स हो गए यूरोपियन लोग। ठीक है। एंशियंट टाइम्स में ये लड़ाई ऐसी मानी जाती है कि उस टाइम पे लड़ रहे थे आपस में। और 19th और 20th सेंचुरी, 19th और 20th सेंचुरी, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय ओटोमन वर्सेस यूरोपियन कन्फ्लिक्ट। आपको पता है वर्ल्ड वॉर वगैरह हो रहे थे, उसमें ओटोमन एम्पायर पे कैप्चर कर लिया था। तो ये लड़ाई देखिए एंशियंट टाइम से आज तक जो है चलती आई है। ठीक है। काफ़ी पुरानी ये लड़ाई है। क्रूसेड्स को क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ 8 कैंपेन्स। क्रूसेड्स का शॉर्ट नाम क्या है? 8 कैंपेन्स। ठीक है। यानी इसकी जो फुल फॉर्म एक टाइप से बनेगी, वो बनेगी 8 कैंपेन्स, यानी 8 बार अटैक एक टाइप से। इनमें से जो पहले 4 थे वो थे मेजर, और बाकी के क्या थे भाई? नॉर्मल क्रूसेड्स। तो पहले 4 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 8 में से, और क्रूसेड्स का मीनिंग हो गया 8 बार जो है अटैक करना। ठीक है। इसको आगे देखते हैं क्या था क्रूसेड्स में। ये इंट्रो था सिर्फ। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कैसे हुआ। अभी आपको एक शॉर्ट में ये समझना होगा कि यूरोप और इधर अरेबिया की लड़ाई हो रही है एक टाइप से। ठीक है। ऐसे बीच में टर्की वगैरह सब जो आज के मॉडर्न देश, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे उससे थोड़ा समझ में आएगा कि टर्की के पास ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी। ठीक है। टर्की को आप क्रॉस करते हो, उसके बाद यूरोप आता है। ठीक है। या मेडिटेरियन सी से बाय समुद्र के रास्ते क्रॉस करो तब। तो ये आप तो एक वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस टाइम पे बाइजेंटीन एम्पायर, जो यूरोप का एम्पायर था, उसका राजा था, उसका नाम था एलेक्शियस। क्या नाम था भाई? एलेक्शियस। कब की बात कर रहे हैं हम? पहले क्रूसेड की। ठीक है। एलेक्शियस वो इससे ट्रबल हो गए, थोड़े से परेशान हो गए कि भाई मुस्लिम लोगों का इन्वेजन जो हो रहा है उनके एम्पायर के लिए भी खतरा है। ठीक है। तो ही फेल्ट हिमसेल्फ अलोन इन दिस स्ट्रगल, कि भाई वो अकेले तो ऐसे इतने बड़े एम्पायर से लड़ नहीं सकते। तो उन्होंने यूरोप के जितने भी मंत्री थे या पोप
जो क्रिश्चियनिटी के सबसे करता धरता थे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी हेल्प कीजिए इस रिलीजियस वॉर में, ठीक है। और उस समय जो है एक व्यक्ति थे जिसका नाम है पीटर द हर्मिट, वॉज ऑर्गेनाइजिंग द पीपल ऑफ यूरोप ऑन द क्वेश्चन ऑफ लिबरेशन ऑफ होली लैंड फ्रॉम मुस्लिम्स एंड सेफ पैसेज। देखिए एक व्यक्ति और है राजा के अलावा, उसका नाम है पीटर द हर्मिट। वो ये जो रास्ता पैलेस्टीन में जाता है उस रास्ते को खोलने के लिए ये जो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे कि एटलीस्ट हम पैलेस्टीन तो जा सकें, हम हमारी पूजा पाठ या हमारा जो धर्म है उसके बिलीफ को फॉलो करने के लिए पैलेस्टीन जा सके, वो एक रास्ता खुले। तो दो व्यक्ति यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, वन इज योर एलेक्सियस एम्परर और दूसरा है जो है पीटर द हर्मिट। ये दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए। इनका काम है डायरेक्ट लड़ाई, इनका काम है रास्ता खोलना पैलेस्टीन के लिए, ठीक है। पीटर ने कहा दैट टू हैव ट्रेवल टू जेरूसलेम, मेन काम तो यही है जेरूसलेम तक ट्रेवल करना। क्रिश्चियन चीफ जो थे जेरूसलेम के हैड गिवन हिम लेटर्स टू द पीपल ऑफ यूरोप। अब जो क्रिश्चियन लोग जो बचे हुए थे जेरूसलेम में, वहाँ का उनका एक चीफ होगा, उन्होंने लेटर भी लिख के भेजा पीटर को और राजाओं को कि प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं इस टाइप से। और ये लेटर कहाँ पहुँचता है? पोप के पास। पोप जो है क्रिश्चियनिटी का करता धरता है, उनके पास ये लेटर पहुँचता है, किसी के भी थ्रू, पीटर के थ्रू या डायरेक्टली जो लेटर पहुँचता है उनके पास। और वो परमिशन मांगते हैं कि वॉर किया जाए क्रिश्चियन रिलीजन के प्लेसेस को फ्री करने के लिए, जैसे जो पवित्र प्लेसेस है क्रिश्चियनिटी उनको फ्री करने के लिए लड़ाई की जाए। ये इनका आपस में जो है समझौता हो जाता है, ठीक है। वो सभी लोग जो है ट्रैवल करते हैं गांव वगैरह तक, शहरों तक यूरोप के, और लोगों को बताते हैं कि आइए हमारे साथ चलिए, अटैक कीजिए, यही मौका है। और इसकी शुरुआत होती है फर्स्ट क्रूसेड की। यही शुरुआत क्या होती है भाई? फर्स्ट क्रूसेड की। तो किसके एफर्ट्स ज़्यादा थे भाई? पीटर द हर्मिट के। लोगों को जो है क्रिश्चियन जेरूसलेम को आज़ाद करवाने के लिए जो है लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया पीटर द हर्मिट ने। दूसरी तरफ एम्परर की बात कर लेते हैं, एलेक्सियस की। उन्होंने किससे हेल्प मांगी? उन्होंने हेल्प मांगी पोप से, क्योंकि आपको पता है राजा जो है क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले अपने मंत्रियों से डिस्कस किया, तो डायरेक्टली उनका जो है लिंक किससे था भाई? पोप से, ठीक है। पोप से उन्होंने डिस्कस किया कि हम अटैक करेंगे, और पहला अटैक हो जाता है भाई 1095 एडी में, ठीक है। एम्परर हेल्प मांगते हैं और यहाँ पर एक सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है लड़ाई की। सबसे पहले देखते हैं 1095 में क्या हुआ। देखिए, पोप कोल्ड अ साइनोड इन रोम टू ओवरकम दिस सिचुएशन। अब पोप भी कुछ करेंगे, ऐसे तो है नहीं कि ओके बस इतना रिप्लाई। तो भाई सबसे पहले समझिए कि 1095 में क्या बुलाया भाई पोप ने? साइनोड, यानी लोगों की एक टाइप से मीटिंग या जो है डिस्कशन करने के लिए कि भाई इस सिचुएशन से कैसे पार पाया जाए। राजा की तो मदद करनी है ही, मना नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ पवित्र स्थान की बात आ गई है क्रिश्चियनिटी की, आप क्रिश्चियनिटी के करता धरता हो, ठीक है। तो उन्होंने बुलाया, तो यहाँ पर एक असेंबली हुई कि उन्होंने समझाया कि भाई ईस्ट में, ईस्ट मतलब कैसे भाई? यूरोप इधर है, अरेबिया इधर है, तो अरेबिया कौन सी दिशा में हो गया? ईस्ट में। तो इस मीटिंग में भाई नवंबर 27 1095 में जो ये मीटिंग हुई, इसमें लोगों को समझाया गया कि ईस्ट में जो है क्रिश्चियंस की कैसी हालत है। लोगों को ये समझ में आई कि यस बहुत ही खराब हालत है, और यूरोप उन्होंने बताया कि निगलेक्ट नहीं कर सकता इस चीज़ को, तो हमें उनको बचाना होगा। तो ऐसे करके जो है लोगों को तैयार किया गया, ठीक है। तो अब लोग हो गए तैयार, राजा भी तैयार है, काफ़ी सारे और रिलीजियस लोग भी तैयार हैं, चर्च भी सभी सपोर्ट में है। तो अगले ही दिन क्या होता है? 28 नवंबर को बैटल के लिए आउटलाइन किया जाता है कि ऐसे ऐसे बैटल किया जाएगा। लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए जो है प्रेरित किया जाता है, और एक क्रॉस का निशान अपने कलरफुल कपड़ों पे उनको लगाना होगा, ठीक है। अपने कोट पे एक क्रॉस का निशान, ठीक है, एक क्रॉस का निशान जो है लगाना होगा। और उनको बोला जाएगा क्रूसेडर्स। क्या बोला जाएगा भाई? इसकी वजह से क्रूसेडर्स ये नाम उनको दिया गया, जो लड़ाई करने जाएंगे, जो फ्री करने जाएंगे ज़मीन को। और बिशप विल प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी इन कन्फ्लिक्ट। अब उनको गांव से जाना होगा शहर से, तो उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा कौन करेगा? पोप ने इनको तसल्ली दी कि भाई आपके जो एरिया में बिशप होगा, जो चर्च को संभालता होगा, वो आपकी प्रॉपर्टी की रक्षा करेगा। आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित है गाँव में, शहर में आप लड़ाई करने जाइए, आज़ाद करवाइए, ठीक है। और जितने भी आपके सिन हैं वो जेरूसलेम या उसमें मरते हुए आपके जितने भी पाप हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। ये तक भी पोप के द्वारा बोल दिया गया। और आपको पता है पोप उस टाइम पे इन्फ्लुएंशियल था क्रिश्चियनिटी में। अगर कोई व्यक्ति पाप करता तो सबसे पहले अगर इन्होंने माफ़ कर दिया तो सभी के द्वारा वो माफ़ कर दिया जाता था, ठीक है। और अगर युद्ध से भागते हो तो आपको क्रिश्चियनिटी से निकाल दिया जाएगा। और उस टाइम पे अगर आपको रिलीजन से निकाल दिया जाता है तो आप किसी भी स्थान में रहने लायक नहीं बचते। आज से इतने साल पहले की बात कर रहे हैं। आप चर्च देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर जीसस क्रिस्ट को क्रूसीफाई किया गया, ये जेरूसलेम में, ठीक है। तो ये चर्च हो गई जहाँ पर क्रूसीफाई किया गया। तो क्रूसेडर्स को इस तरीके से जो है तैयार किया गया, ठीक है। आगे देखिए,
अब 4 मेजर जो है क्रूसेड्स पढ़ने हैं, 8 थे टोटल, उसमें से पहला पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए तारीख थी 15 अगस्त 1096, 15 अगस्त 1096। रूलर्स, फ्यूडेटरीज, बिशप, प्रीस्ट, मॉन्क्स, महिलाएं, बच्चे, गरीब बच्चे, सब एवरीवन, सभी यूरोप के लोग इकट्ठे हुए कि हम जेरूसलम जाएंगे और हम जो है रिलीजन को बचाएंगे। ठीक है, गैदर हुई कहाँ पर? पीटर द हर्मिट की लीडरशिप में। इनका लीडर कौन था भाई? पीटर द हर्मिट इनका लीडर था। और पीटर द हर्मिट अब अकेले तो थे नहीं, इनके साथ नाइट थे, हमने चैप्टर 4 में पढ़े थे। नाइट वो होते थे एक टाइप से सेनापति, ये पूरी उम्र लड़ाई के लिए तैयार रहते थे, वोल्टर नाम का। ठीक है, पीटर द हर्मिट हो गया, वोल्टर हो गया इनका नाइट। ये दोनों ने 80,000 तक फ्लोर अपने इकट्ठे कर लिए थे और जर्मनी हंगरी के रास्ते से अब ये जा रहे थे कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल आपको पता है, कॉन्स्टेंटीन जो राजा था उसी के नाम से ये प्लेस हो गया था, इसका नाम था भाई कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ये वही राजा है जिसने सबसे पहले क्रिश्चियनिटी अपनाई थी, इसी के नाम से शहर बन गया और यही बनी कैपिटल किसकी भाई? जो यूरोप का एम्पायर है उस टाइम का। यूरोप का एम्पायर कौन सा है उस टाइम पे? बाइजेंटीन एम्पायर। बाइजेंटीन एम्पायर, उसकी राजधानी में ये चले जाते हैं। अब सीधा तो लड़ाई नहीं करेंगे, पहले राजा के पास ही जाते हैं। आपको पता है इंडिया में भी 1857 की क्रांति थी, सबसे पहले राजा के पास ही गए थे। ठीक है, ये कैपिटल थी। और जर्मन और फ्रांस के राजा भी इसमें मिल जाते हैं, 3 लाख तक ये सेना बन जाती है और बहुत सारे जो राजा हैं यूरोप के इसमें इकट्ठे हो जाते हैं। और कॉन्स्टेंटिनोपल टू सीरिया का भी इनको रास्ता कैप्चर करना है। सीरिया से फिर ये जेरूसलेम जाएंगे, सीरिया तक ये जाने का रास्ता करते हैं, जहाँ से ये जाएंगे जेरूसलेम। कहाँ जाएंगे भाई? जेरूसलेम। ठीक है, यानी जर्मनी हंगरी से होते हुए ऐसे सीरिया, सीरिया से फिर नीचे की तरफ जेरूसलेम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स इनमें शामिल थे। फ्रांस का राजा था जिसका नाम है रेमंड्स ग्रुप कॉन्कर्ड जेरूसलेम। तो भाई किसने कैप्चर किया? फ्रांस के राजा जो है रेमंड ने जो है जेरूसलेम पे पहली लड़ाई में कैप्चर कर लिया, यानी जेरूसलेम यूरोपियन लोगों ने जीत लिया, क्रिश्चियंस ने जीत लिया। ये थी पहली क्रूसेड की बात। ठीक है जी, अब आप इसमें देखिए जो तस्वीरें बताती हैं हमें, पीटर द हर्मिट जो है होली लैंड को ज़मीन इकट्ठी मतलब बचाने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर देखिए इसमें पीटर द हर्मिट कैसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं ये दिखाया गया इस तस्वीर में। इसमें दिखाया गया कि क्रूसेडर के कपड़े कैसे दिखते हैं। देखिए क्रॉस का निशान होगा कलरफुल कपड़ों पे और इसको बोला जाएगा क्रूसेडर। क्या बोला जाएगा भाई? क्रूसेडर। तो ये हो गया इस तस्वीर के अंदर। और यहाँ पर एक लेटर है, लोग लाइन में जा रहे हैं, देखिए लाइन में जा रहे हैं इस तरफ। ठीक है, और ये मेडाइवल पोर्ट्रेट है कि क्रूसेडर्स 1096 में जो पहला क्रूसेड था उसमें कैसे जा रहे थे लाइन में। एक पेंटिंग है, पोर्ट्रेट है एक टाइप से दिखाने के लिए आज के समय के लोगों को कि उस टाइम पे कैसे लोग जा रहे थे। तो ये था क्रॉस का निशान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमें बताती हैं। ठीक है, अब अजय दूसरा क्रूसेड कब हुआ? देखिए अगर पहला क्रूसेड 1096 में हुआ और जेरूसलेम पे क्रिश्चियंस ने कब्जा कर लिया, तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम तुर्क्स चुप बैठेंगे या उनके जो एम्पायर के लोग चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये होता है भाई 1144 एडी में। कब होता है भाई? 1144 एडी में एक शहर है उसका नाम है एडेसा, उसको कैप्चर कर लिया जाता है मुस्लिम्स के द्वारा। देखिए यूरोप का जो कब्जा है वो काफ़ी दूर तक होता है, नोट अकेला पैलेस्टीन या जेरूसलेम तक। एडेसा को जो है मुस्लिम लोग वापस से कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, अब जेरूसलेम की तरफ जो है दोबारा से कंसर्न स्टार्ट हो जाता है कि क्या पता अब की बार जेरूसलेम पे अटैक हो जाए, जेरूसलेम को फिर कैप्चर कर लिया जाए मुस्लिम तुर्क्स के द्वारा। ये क्रिश्चियन लोगों को दोबारा से डर लगने लग जाता है। ठीक है, अब दोबारा से जो है क्रिश्चियंस कंपेल करते हैं डिफरेंट यूरोपियन लोगों को कि चलिए भाई सभी जेरूसलेम जाना पड़ेगा हमें दोबारा से, क्योंकि माइट भी वहाँ से अटैक हो रहा होगा। ठीक है, और अब की बार दोबारा से जर्मन और फ्रांस के एम्परर्स जो है इसमें आर्मी में थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने एशिया माइनर को क्रॉस किया, यानी जो तुर्की के एरिया आज के टाइम पे, वहाँ पे जैसे ही उन्होंने क्रॉस किया उनको जो है हद तक काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया गया और कुछ ही लोग जेरूसलेम पहुँच पाए, कुछ ही लोग जो है जेरूसलेम पहुँच पाए। और वो ज़्यादा किफ़ायती क्रिश्चियंस के लिए वॉर नहीं रहा और एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि वो इस लड़ाई में हार गई। ठीक है, इसमें सेकंड क्रूसेड की आप लड़ाई देख सकते हैं कि कैसे जो है लड़ाई हो रही थी भयंकर लेवल पे। ठीक है, तो 1144 में जो है ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। ठीक है जी, इसके बाद आ जाइए थर्ड में। तो फर्स्ट में कौन जीतते हैं? क्रिश्चियन जीतते हैं। 1144 में मुस्लिम जीत जाते हैं। तो ऐसे जेरूसलेम पे अल्टरनेट चल रहा था। थर्ड क्रूसेड की बात कर लेते हैं। तो मेन रीज़न क्या था? अब हर बार तो ये नहीं होगा चलो चलो, अब ऐसे लोग इकट्ठे नहीं होते। ठीक है, ऐसे बोलने से कोई रीज़न से ही है। तो मेन रीज़न थर्ड का क्या था? वो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था क्रिश्चियन और मुस्लिम। वो था सुल्तान ऑफ इजिप्ट की इच्छा की वजह से टू टेक ओवर जेरूसलेम। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये यूरोप है, ये आपका एशिया, ये टर्की से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अफ्रीका और अफ्रीका के अंदर जो है इजिप्ट। ठीक है, यहाँ पर जेरूसलेम है,
तो यहाँ पर इजिप्ट का जो है राजा चाहता था कि मैं जेरूसलेम को कैप्चर रखूं। इजिप्ट में मुस्लिम इन्फ्लुएंस भी था डेफिनेटली। तो यहाँ पर जब ये मैसेज पहुंचा कि भाई ये तो जेरूसलेम में अब तो दिक्कत है, अभी तक तो ठीक है, सेकंड क्रूसेड के बाद हो सकता है कुछ क्रिश्चियंस वहाँ रहने लग गए हों, मुस्लिम भी मिक्स आपस में पीसफुली रहते हों, लेकिन यहाँ पर दोबारा से एक मैसेज आया कि भाई इजिप्ट का राजा अब जेरूसलेम को कैप्चर करना चाहता है। ये मैसेज कहाँ पहुँच गया दोबारा से? यूरोप में, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन जब पहुंची तो अगेन वही जर्मनी के, फ्रांस के और इंग्लैंड के राजा ने डिसाइड किया कि हम जेरूसलेम जाएंगे। भाई हो सकता है वो अत्याचार दोबारा से स्टार्ट हो जाए, वो जो रुका है, ठीक है। जर्मन एम्परर रास्ते में ही डेथ हो जाती है, और एम्परर जो इंग्लैंड के हैं वो ट्रीटी कर लेते हैं इजिप्ट के साथ। ध्यान दीजिएगा, कौन से देश के राजा समझौता कर लेते हैं इजिप्ट के साथ? इंग्लैंड के राजा जो है समझौता कर लेते हैं इजिप्ट के साथ, ठीक है। क्या हो जाती है कि ट्रीटी, ठीक है। इसकी वजह से क्या था कि क्रिश्चियंस वर प्रोमिस्ड द फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग टू जेरूसलेम विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब ना ज़्यादा लड़ाई करते हुए एक टाइप से इनको जो है प्रोमिस कर दिया गया कि कोई बात नहीं भाई, मैं अगर यहाँ पर जेरूसलेम पे राजा रहूँगा तो मैं क्रिश्चियंस को रास्ता दूंगा कि आप जेरूसलेम आइए, अब पूजा अपनी कीजिए, आप अपना बिलीफ चर्च वगैरह को फॉलो यहाँ पर कीजिए। तो इससे वो खुश हो गए यूरोप के राजा की, ठीक है हमें तो यही चीज़ चाहिए थी मेन। तो ये था थर्ड लड़ाई इजिप्ट के राजा के कारण, ठीक है। फोर्थ आ जाइए। फोर्थ की लड़ाई कब हुई भाई? ये हुई 1202 के अंदर। कब हुई भाई? 1202 में, ठीक है। 1202 में यहाँ पर क्या था कि पोप ने, जिनका नाम है इनोसेंट थ्री, ठीक है, द आर्मी वाज अगेन ऑर्गेनाइज्ड इन यूरोप टू गो टू द होली ट्रिप टू जेरूसलेम। भाई एक आर्मी दोबारा ऑर्गेनाइज की गई पोप के द्वारा। अब की बारी रिमेंबर दिस, फोर्थ में किसके द्वारा भाई? पोप के द्वारा, कि अब की बार हम जेरूसलेम जाएंगे पूरी आर्मी के साथ, ठीक है। अब मेडिटेरियन सी, समुद्र के रास्ते से गए, जमीन का रास्ता भी था बट वो कैप्चर कर रखा था, और हम सी रूट से जाएंगे, मतलब समुद्र से सीधा जेरूसलेम आएंगे और डायरेक्टली जो है जेरूसलेम आ जाता है। लेकिन ना ही लोग इकट्ठे हुए, ना ही ज़्यादा धन दौलत जो है इकट्ठी हुई, युद्ध के लिए रुपया चाहिए, तो कैंपेन जो है फेल हो गया। तो 4 कैंपेन्स जो थे, ये 4 कन्फ्लिक्ट्स क्रूसेड्स के, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में एक क्रूसेड्स हुए थे। हाउएवर इसके बाद जो है क्रिश्चियंस यूरोप के थे एफर्ट्स करने लगे बार बार जेरूसलेम को आज़ाद करने के लिए, वो एफर्ट्स चलते रहे बट सभी अटैम्प्ट जो है लगभग फेल हो गई, ठीक है। तो फोर्थ वाली लड़ाई जो है किसकी वजह से हुई? पोप के मैसेज की वजह से कि चलिए हम चलेंगे समुद्र के रास्ते से अब की बार और कैप्चर करके रहेंगे। तो ये सब ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई, स्टार्टिंग की लड़ाई में ही जो है जो सक्सेस मिलनी थी वो मिल गई थी। तो ये थे हमारे 4 मेजर क्रूसेड्स, ठीक है। बाकी स्मॉल क्रूसेड्स भी देख लेते हैं क्योंकि 8 थे टोटल। तो ये हुआ 1217-21 में। फिफ्थ में क्या था? ये वेस्ट यूरोप ने स्टार्ट किया था कि जेरूसलेम को इकट्ठा करेंगे। देखिए यूरोप के अंदर भी 2-3 हिस्से हैं भाई, ईस्ट, सेंटर, वेस्ट। वेस्ट में कौन से देश हो गए? जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ये सब। तो इन्होंने अब की बार किया कि हमारे पास वेल्थ भी है, आर्मी भी, हम कोशिश करेंगे। रीज़न, एक ये रीज़न भी होता है कि सभी राजा चाहते हैं, सभी किंग चाहते हैं, एम्परर बल्कि, कि भाई मेरा नाम आए कि मैंने इसको आज़ाद करवाया, भाई ही विल बिकम ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, लेजेंडरी वो बन जाएंगे। सिक्स्थ में क्या हुआ? फेलियर हुआ जो फिफ्थ का, इसकी वजह से इसमें कम फाइट हुई और ये भी ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। सेवन्थ में क्या होता है? इसमें अब की बार होता है लुइस 9, ठीक है। लुइस जो 9 है, फ्रांस के राजा, आपने पढ़ा होगा, लुइस 16 भी नाम पढ़ते हो आप, ठीक है। बैडली डिफीटेड बाय मुस्लिम आर्मी, इनको हरा दिया गया। तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी लड़ाई में लुइस 9 हार जाते हैं। और लास्ट क्रूसेड जो है 1270 में, इसमें क्या है? लुइस 9 जो है फ्रांस के डिक्लेयर्स क्रूसेड अगेंस्ट इस्लाम, और ये फेल हो जाता है। लुइस 9 को मार दिया जाता है, कैंपेन को बंद कर दिया जाता है क्योंकि राजा की डेथ हो गई थी। तो ये फ्रांस के राजा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांस की क्रांति भी पढ़ते हैं बहुत साल के बाद। तो फ्रांस, ये इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। अभी तक हम लड़ाई पढ़ रहे थे, कन्फ्लिक्ट पढ़ रहे थे, बट ये सब हम पढ़ रहे हैं, इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि दोनों धर्मों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं, ठीक है। देखिए 3 धर्म हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ओके। ऑल दीज कम फ्रॉम सेम सोर्स। इनका जो ग्रुप्स का नॉलेज है वो सेम सोर्स से ही आता है, और इनको इकट्ठा बोल के बोला जाता है अब्राहमिक सेक्ट्स, यानी ग्रुप्स, ठीक है, अब्राहम से जो आए हैं। तो कुछ सिमिलरिटीज तो होंगी डेफिनेटली इनमें, दोनों तीनों में, ठीक है। सबसे पहली है कि ऑल 3 मानते हैं द सोल हैज़ ओनली वन बर्थ, की आत्मा का एक ही जन्म होता है। जैसे हिंदुइज्म में पुनर्जन्म को माना जाता है, तो ऐसे ही इनके में क्या माना जाता है कि भाई ओनली एक ही जन्म होता है। डेथ के बाद आप हेवन या हेल में चले जाते हो, 2 ही जगह जा सकते हो, या तो हेवन में या हेल में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ जो है कि एक दिन दुनिया जो है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये तो मोस्टली सभी धर्मों में माना जाता है, ठीक है। और उस दिन आपको स्वर्ग या नरक जो है असाइन कर दिया जाएगा कि आपको ये प्राप्त हुआ।
तीसरी चीज़ इनमें सेम थी, वो है दैट ओनली उनका ही पॉइंट सच है, यानी एक ही भगवान है, सभी अपने एक ही भगवान को फॉलो करते और उसी को ही ट्रू मानते थे। ठीक है, तो ये भी एक सिमिलरिटी हो जाती है, बेशक भगवान अलग अलग हों। ठीक है, और भगवान का रहते हैं भाई स्वर्ग में, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो ये अभी 4 सिमिलरिटी हमने पढ़ी। अब आ जाइए कन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ा। अभी हमने देखा था हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लड़ाई हुई, ऐसे हुई, इस टाइप से हुई, लेकिन अब हम देखेंगे कन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था, पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ा इस चीज़ का। देखिए स्टार्टिंग में एंथुजियाज्म था कि अरे यार भाई लड़ाई है, हम होली प्लेसेस को आज़ाद करेंगे, होता है, ऑर्डिनरी पीपल भी जोश में आते हैं। और पोप ने अगर बोल दिया तो जितने भी लोग थे यूरोप के वो तो चाहेंगे कि हमारा नाम आए, और ऊपर से उनको यहाँ तक कि बोल दिया गया कि आपको क्रिश्चियनिटी के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे इस लड़ाई में तो आपके सभी पाप माफ़ कर दिए जाएंगे, नहीं करेंगे तो निकाल देंगे आपको। तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से लोग बहुत ही एंथुजियाज्म में स्टार्टिंग में थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो कम्युनल एंथुजियाज्म है वो कम होने लगा, लोगों में परेशानी आने लगी, वेरियस टाइप्स की कैंपेन जो चल रहे थे मुस्लिम्स के खिलाफ यूरोप के अंदर, वो लगातार जो है पोजेशन उस होली प्लेस का नहीं ले पाते थे। लड़ाई जीत जाते तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग फिर से अटैक करते, तो लगातार इस अटैक को नहीं झेल पाते थे। बट ये ट्रू है कि मुस्लिम रूलर्स की जो पावर थी यूरोप से वो उन्होंने ख़त्म कर दी थी, यानी अब मुस्लिम रूलर्स का जो मेन किंगडम था वो एशिया तक सीमित और अफ्रीका तक सीमित रह गया था। क्रिश्चियंस अप्रूटेड द पावर ऑफ मुस्लिम फ्रॉम रीजन लाइक पुर्तगाल एंड स्पेन। आपको पता है स्पेन भी पहले मुस्लिम एम्पायर में आता था, यहाँ तक उनका जो है एम्पायर खत्म कर दिया गया था यूरोप के अंदर मेनली, और यूरोप में अब क्रिश्चियनिटी का ही दबदबा बन गया था। ये एक फ़ायदा हुआ था एटलीस्ट, ठीक है, क्रिश्चियंस को मेनली, है ना। तो क्रिश्चियंस जो हैं यूरोप के, वो रास्ते ढूंढने लगे कि कैसे हम, भाई लड़ाई तो जीत नहीं सकते, लगातार लड़ाई नहीं कर सकते, हम कैसे इकोनॉमिक हार्म करें, मतलब रुपए पैसे का नुकसान कैसे करवाएं मुस्लिम लोगों का, राजाओं का, ताकि वो नुकसान में रहें और हम जो है ज़मीन को वापस जीत लें। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, नए रास्ते ढूंढे गए इंडिया से, एशिया से, कि कैसे हम इस डायरेक्शन में काम करें। कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहा मेडाइवल पीरियड में भी, आपको पता है अंग्रेज़ों का जो है लड़ाई रहता था दुनिया में, ओटोमन एम्पायर से, खलीफा से। क्रिश्चियंस जो थे वो कॉन्टेक्ट में आने लगे बाहर की दुनिया के, और इसकी वजह से बहुत सारे दुनिया में चेंजेस भी आए, है ना। दुनिया में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस भी आए। बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो लड़ाई में ही मर चुके थे। 15th सेंचुरी में आपको पता है प्रोटेस्टेंट्स आ गए थे, नए टाइप के क्रिश्चियनिटी के बिलीफ बनने लगे थे। ठीक है, और नेशन स्टेट्स बनने लगी थी, यानी बहुत सारे देश बनने लगे थे, डेमोक्रेसी आने लगी थी, प्रिंटिंग आ गया था, नए थॉट्स, रिपब्लिक सिस्टम है, या राजा थोड़ी बहुत इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी दे रहा है लोगों को। ठीक है, तो ये सब हो रहा था। ठीक है, पोप जो है ऑटोक्रेटिकली काम करता था, बहुत सारे रिफॉर्म्स की डिमांड उठने लगी कि भाई पोप अपनी मनमर्जी चला रहा है, क्योंकि मोस्टली जो राजा है वो तो मर गए लड़ाई में, क्रूसेड्स में ही, तो अब सबसे पावरफुल बॉस कौन बचा, ओनली पोप। तो ये आवाज़ उठने लगी कि हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, भाई एक व्यक्ति के हाथ में इतनी पावर अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये होने लगा, ये सबसे पहला इम्पैक्ट हुआ ये। दूसरा, इस कन्फ्लिक्ट के बाद क्या होता है, पीसफुल मेथड्स भी ढूंढे गए कि कैसे क्रिश्चियनिटी को दुनिया में फैलाया जाए, क्योंकि अकेला वॉर से किसी भी धर्म को फैलाना लगातार कंटिन्यूली जो है पॉसिबल नहीं रहता है, तो पीसफुल मेथड्स अपनाए गए। तो ये सब मेथड्स कैसे थे कि स्लेव्स को फ्री कर दिया गया, स्लेव्स फ्री हुए तो उनको क्रिश्चियनिटी में डाल दिया गया ताकि वो एंजॉय कर सके वहाँ पर अपनी पावर यूरोप में। फ्यूडल लॉर्ड्स जो पार्टिसिपेट कर रहे थे 200 साल तक, ठीक है, और उनकी महिलाओं का स्टेटस इंप्रूव हुआ डेफिनेटली, उनके घर में पढ़ाई लिखाई का जो है प्रबंध किया गया और स्कूल्स खोले गए बच्चों के लिए, है ना। एशिया और अरेबिया से कॉन्टैक्ट बड़े लोगों के, भाई जब लड़ाई करने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, एशिया और अरेबिया में। इसकी वजह से उनका फूड, ज्वेलरी, घर में डेकोरेशन बदला, और एशिया के मसाले वगैरह यूरोप में आए। इन मसालों की वजह से यूरोपियन लोग इंडिया में भी आए थे, ठीक है, एशियन स्पाइसेस आई, और धीरे धीरे अर्बनाइजेशन होने लगा, क्योंकि आपको पता है यूरोप में स्टार्टिंग में लोग गांव में ही रहते थे ज़्यादातर, ठीक है, शहर बहुत कम थे, लेकिन अब बाहर जाके जब कॉन्टैक्ट हुआ, बिजनेस में लोग इंडल्ज होने लगे, तो शहरीकरण होने लगा, शहर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए, ठीक है, और व्यापार भी शुरू हुआ। किसके रास्ते, भाई अगर ज़मीन से नहीं जा सकते थे तो मेडिटेरियन सी से ये ओटोमन एम्पायर वगैरह या वेरियस मुस्लिम एम्पायर से जो है कॉन्टैक्ट में, व्यापार के रास्ते से तो थे। ठीक है, पीजन्स को यूज़ किया जाता मैसेज भेजने के लिए, और चर्च जो है बनाने लगे बहुत बड़ी बड़ी, ताकि मैसेज दूर तक फैले, ठीक है, ताकि लोग ज़्यादा आएँ, भीड़ इकट्ठी हो ज़्यादा। तो ये सब चेंजेस इन्होंने पीसफुल तरीके से क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए स्टार्ट किए कि भाई लड़ाई से नहीं निकल रहा है सॉल्यूशन, तो हम पीसफुली करते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि भाई 29 मई 1453 को
एक रिलीजियस स्ट्राइफ हुआ था किसके बीच में, ओटोमन राजा यानी जो मुस्लिम्स का राजा था, सुल्तान था जिसका नाम है महमूद, कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल आफ्टर 53। जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो यूरोपियंस की कैपिटल थी, ठीक है, उसको ही कैप्चर कर लिया गया 53 डेज की जो स्ट्राइक के बाद है, ठीक है, किसके द्वारा भाई, ओटोमन सुल्तान महमूद के द्वारा, ठीक है। इसके बाद जो है लैंड रूट, जो ज़मीन का कंप्लीट रूट है, यानी अभी तक जो ज़मीन के रास्ते आ जाते थे पैलेस्टाइन में, वो कंप्लीटली क्या कर दिया गया, बंद। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन ये है एक, याद रख लीजिएगा इसको, मई 29 1453, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको देखिए थोड़ा सा आप इसमें समझिए कि ये यूरोप है, ठीक है। अब ये जुड़ा हुआ है मान लीजिए थोड़ा बहुत टर्की से हल्का हल्का, और ये आपका एशिया शुरू हो जाता है ऐसे, है ना। तो आपका जो पैलेस्टाइन है वो यहाँ हो गया, जेरूसलेम पैलेस्टाइन, ये रीजन इस रीजन में हो गया। अगर इन लोगों को आना है तो दो रास्ते हैं, एक तो ये मेडिटेरियन सी का रास्ता है, दूसरा रास्ता भाई ब्लैक सी के रास्ते से ये सीरिया वगैरह से होकर आए, और एक था ये ज़मीन का रास्ता, ठीक है, ये एक ज़मीन का रास्ता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस रास्ते से अभी भी ये आ रहे थे, बेशक कितने ही क्रूसेड्स हो गए हों, लेकिन 1453 में क्या होता है कि कैप्चर कर लिया जाता है इसके द्वारा, और ये होता है बैटल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इस बैटल में जो है कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसको जब कैप्चर कर लिया जाता है 1453 में, तो यहाँ से क्लियर कट था कि इनका जो ज़मीन का रास्ता है वो बिल्कुल कट हो चुका है, अब यूरोपियन लोग जो है इसमें नहीं आ सकते जेरूसलेम में ज़मीन के रास्ते। अब इनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है समुद्र का रास्ता, वो भी डेफिनेटली वहाँ पर कन्फ्लिक्ट होंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि यूरोपियंस का जो ज़मीन का रास्ता है वो बंद हो जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल से जेरूसलेम तक का। तो सी रूट यहाँ पर डिस्कवर करने के लिए जो है कंपस का इन्वेंशन होता है। तो देखिए आपको पता है कि जब ज़रूरत होती है इंसान को, तो वो इन्वेंशन भी करता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो है 1492 में कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिकन कंटिनेंट, ठीक है। एंड पुर्तगीज जो नेविगेटर थे जिनका नाम है वास्को डगामा, क्या नाम है भाई, वास्को डगामा, उन्होंने सी रूट डिस्कवर किया, ठीक है, एशिया तक का जाने का विदाउट इंटरवेंशन ऑफ अरब्स, की अरब्स का कोई इंटरवेंशन ना हो, यानी इंडिया तक का सी रूट डिस्कवर किया, इंडिया तक का जो है सी रूट डिस्कवर किया इन्होंने, ठीक है। और जियोग्राफिकल डिस्कवरी में माने तो इंफॉर्मेशन मिली बहुत सारे एरियाज़ की, वहाँ पर क्रिश्चियनिटी धर्म को फिर फैलाया गया, अमेरिका के कंटिनेंट में क्रिश्चियनिटी फैल गया 1492 के बाद, कोलंबस की डिस्कवरी के बाद। और इमीडिएट इफेक्ट क्या था कि क्रिश्चियन और इस्लाम का जो है अब जो लड़ाई है यूरोप के अंदर बंद हो गया, कहाँ पर भाई, यूरोप में, लेकिन बाकी जगह पर वर्ल्ड लेवल पे शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन क्रिश्चियंस ने अपनी सिविलाइजेशन को स्ट्रेंथन किया, दूर अपना, उनको बिजनेस में सक्सेस मिला, इकोनॉमिकली वो और पावरफुल होने लगे, और धीरे धीरे दुनिया पर काफ़ी जगह पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब वास्को ड गामा की तस्वीर देख सकते हैं, पुर्तगाल से ये आए थे 1498 में, ठीक है, सी रूट डिस्कवर करने के लिए। इसके बाद हमारे पास जो कन्फ्लिक्ट था, इसकी वजह से अरब्स को भी इम्पेक्ट हुआ, क्योंकि हमने देखा अभी तक क्रिश्चियंस का, वो जेरूसलेम तो कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन यूरोप तक जाने के लिए उनका रास्ता बंद हो जाता है, यानी व्यापारिक तौर पे देखें तो काफ़ी नुकसान ये हो जाता है। रिजल्ट ये निकला कि अरब्स का जो मेडिएशन था, ट्रेड जो चल रहा था एशिया और यूरोप के बीच में, वो बंद हो जाता है। मतलब यूरोप, और हमने देखा था यहाँ पे कि ये यूरोप है, ये एशिया है, इसके बीच में जो व्यापार हो रहा था, उसके बीच में कौन बिजनेस पार्टनर्स थे, अरब्स, ये रुपए कमाते थे। लेकिन इस क्रूसेड या इस लड़ाई के कारण, या कॉन्स्टेंटिनोपल पे कैप्चर के कारण, अब आपस में बोलचाल हो गई बंद, और यूरोप तक का जो व्यापार से जो प्रॉफिट कमाते थे वो भी हो गया कम, ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्या होता है, क्रिश्चियन जो है डिस्टेंट ज़मीन तक चले जाते हैं, व्यापार करते हैं, और समुद्र के रास्ते जो है अपने यूरोप में सामान ले आते हैं, ठीक है। कहाँ ले आते हैं भाई, मान लीजिए एशिया पे यहाँ पर कब्जा हो गया, यहाँ पे समुद्र के रास्ते आए, और यहाँ पर सामान बेचा और प्रॉफिट कमाया, और डेफिनेटली पूरे यूरोप में जो है डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, शहर बनने लग जाते हैं, अर्बन एरियाज़, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है, तो काफ़ी डेवलपमेंट इनकी अभी भी हो गई थी, बेशक लड़ाई को हार गए हों ये, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये कन्फ्रंटेशन की वजह से कल्चर और इकोनॉमिक रीजंस की अगर हम बात करें, सेंट्रल एशिया में आज ये अभी भी देखने को मिल सकता है आपको कि कन्फ्लुएंस दोनों के कल्चर का, मिक्स कल्चर आपको सेंट्रल एशिया में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये थी बात यहाँ तक की, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर 5। इसमें आप देख सकते हैं क्रिश्चियनिटी किसने फाउंड किया भाई, जीसस क्रिस्ट ने,
फर्स्ट सेंचुरी एडी में। इस्लाम जो है हज़रत मोहम्मद, ठीक है। क्रूसेड्स क्या थे? वॉर, रिलीजियस वॉर बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। मार्टिन लूथर के कौन सी आइडियोलॉजी थी भाई? प्रोटेस्टेंट, जो प्रोटेस्टेंटिज्म था। खलीफ्स कौन थे भाई? सक्सेसर्स थे किसके बाद के भाई? हज़रत मोहम्मद साहब के बाद के सक्सेसर्स थे, 4 थे टोटल। उनमें से पहले थे भाई अबू बकर, ठीक है, ये आ सकता है। कोलंबस की डिस्कवरी किसने, किस चीज़ की डिस्कवरी की थी इन्होंने? अमेरिका के कंटिनेंट की। कब की भाई? 1492 में, अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। तो ऐसे हम ये सभी क्वेश्चंस ये आप कर लेंगे, ठीक है। क्रिश्चियंस ने क्रूसेड्स क्यों किए? क्योंकि इनको जेरूसलेम का एरिया जीतना था। इनको आप ज़्यादा मात्रा में लिखेंगे, हम जस्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ओनली शॉर्ट आंसर। मार्टिन लूथर ने फाउंडेशन एक नए फेथ की थी। क्यों की थी? क्योंकि वो सुपरस्टिशंस के खिलाफ थे, ठीक है। किसके भाई? कैथोलिक चर्च के सुपरस्टिशंस के खिलाफ थे और बाइबल को ये फॉलो करना चाहते थे अपने रास्ते से। कैलिफ कौन थे भाई? सक्सेसर थे। और उनका जॉब क्या था? उनका जॉब था स्प्रेड करना इस्लाम को प्लस रीजन्स को जीतना, ठीक है, इकोनॉमिकली। चर्च क्या थी भाई? एक पूजा घर होता था क्रिश्चियंस का। एक्सप्लेन करना है ब्रीफली, ये सभी 30 से 40 50 वर्ड में लिखने हैं आपको, ठीक है। क्रूसेड्स आपको लिखने हैं अभी 8 रिलीजियस वॉर हुए थे, जिसमें से 4 मेजर थे। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसमें हमने क्या पढ़ा ये हम देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में दोबारा से। पूरे चैप्टर का एक मिनी वर्जन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए हमने इसमें स्टार्टिंग में पढ़ा कि कैसे जो है क्रिश्चियनिटी आया, ठीक है। फिर हमने देखा कि कैसे इस्लाम आया, और इसके बाद हमने देखा कि कैसे दोनों के बीच में क्या हुए? क्रूसेड्स हुए। क्रूसेड्स के बाद हमने देखा कि भाई ज़मीन का रास्ता बंद हो गया, ठीक है। ज़मीन का रास्ता बंद होने की वजह से डिस्कवरी स्टार्ट हुई, और डिस्कवरी में हमने देखा कि अमेरिका और एशिया के सी रूट की डिस्कवरी की गई वास्को ड गामा और कोलंबस के द्वारा, ठीक है। इसमें हमने देखा कि क्या क्या चेंजेस आए, इनके इनके कौन कौन से राजा हमने देखे, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में हमने राजाओं में देखे भाई कॉन्स्टेंटीन, ठीक है। एलेक्सियस हो गया क्रूसेड्स का, ठीक है। पीटर द हर्मिट देख लिया। और इस्लाम में हमने हज़रत मोहम्मद, ठीक है। सक्सेसर्स में अबू बकर है, ठीक है। काफ़ी सारे नाम हमने देखे थे, ठीक है, क्रूसेड्स। तो ओवरऑल ये एक माइंड मैप था छोटा सा। ओवरऑल हमने इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और अगर कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं डाउट को। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।